प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के लिए प्रावर्तन के नियम पर के अध्याय में विभिन्न सूत्रों का निगमन करने जा रहे हैं। अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्रकाश का प्रावर्तन, तो उसे अवश्य देख लें। फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या आर में संबंध किसके लिए करने जा रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये प्रकाश की किरण आ रही है। अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जो कैसी प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक। ये फोकस में से गई, इसके वक्ता केंद्र को यहां से ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया। वक्ता केंद्र O A C, यहां से एक लंब डाला N, और यहां पे इसका बिंदु क्या है? ध्रुव P। ये कोण I है, आपतन कोण। ये प्रावर्तन कोण R है। ये कोण भी I होगा। तो ये दूरी जो हमारी है ध्रुव से दूरी, ये R है, और फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या है? फोकस दूरी F है। ये प्रकाश की किरण OA मुख्य अक्ष के समानांतर आई, परावर्तक तल के बिंदु A पे टकराई। A पे टकराने के बाद फोकस से होकर चली गई। वक्ता केंद्र को बिंदु A से जोड़ दिया। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ये I है तो ये भी I होगा। एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो चित्र में एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल CAF। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। पहली समीकरण है। अब देखो एंगल CAF। अब इधर देखो एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल ACF। ACF ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। एंगल OAC ये वाला I के बराबर है, क्योंकि किसे क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। अब दोनों समीकरणों में देखो लेफ्ट हैंड सेम है। एंगल OAC एंगल CF के बराबर है, एंगल OAC एंगल ACF के बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से इसमें क्या हो जाएगा? एंगल CAF इज इक्वल टू एंगल ACF। ये दोनों कोण आपस, ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे, इनकी सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। इसलिए क्या हो जाएगा? CA इज इक्वल टू CF। ठीक है, तो भुजाएं भी बराबर आ गई। तो इसकी क्या हो जाए? CF इज इक्वल टू FA। CF इज इक्वल टू FA। CF किसके बराबर हो जाएगी? FA के बराबर हो जाएगी। अब देखो हमने दर्पण का द्वारक छोटा लिया है। हमने इस कंडीशन में लिया है कि इस संबंध को ड्राइव करने के लिए हमारे दर्पण का द्वारक क्या है? छोटा है। चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, जब दर्पण का द्वारक छोटा है तो FA किसके बराबर हो जाएगा? FP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बिंदु P बिंदु के बहुत पास आ जाएगा। तो समीकरण 3 क्या हो जाएगी? CF इज इक्वल टू FP, या PF कर दो। FP है
पी एफ कर दो, जो मर्जी कर दो। तो एफ पी किसके बराबर हो गया? सी पी डिवाइडेड बाय 2। या हम इसे वैसे लिखेंगे तो एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। सी एफ पी एफ के बराबर हो गया, तो पी एफ किसके बराबर हो जाएगा? पी सी बटे 2। एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। बहुत साधारण तरीके से सिद्ध हो गया कि एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 है। अब हम किसके लिए लेंगे? अब हम लेंगे उत्तल दर्पण के लिए। केस सेकंड, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सदैव छोटा। और कहां? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। केस सेकंड, उत्तल दर्पण के लिए। ये हमारा एक उत्तल दर्पण है। यहां ये मुख्य अक्ष जा रही है, ये ध्रुव है। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई, किससे टकराई? दर्पण से टकराई और वापस क्या हुई? उसी माध्यम में लौट गई। इसे पीछे मिलाया तो ये फोकस पे मिली। इस पे एक लंब डाला, एन ओ ए बिंदु है, ये बी बिंदु हो गया। इसे पीछे लेके गए तो ये वक्ता केंद्र पे मिला। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ये परावर्तन कोण है, ये भी वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, आर हो गया। और ये वाला कोण कितना हो जाएगा? आई। तो ये कोण आर है, तो ये वाला कोण आर हो जाएगा आर। ये कोण आई है, ये वाला कोण आई होगा। अब यहां से ए से लंब डाल लेते हैं, एन तो डाल रखे हैं, एम डाल लेते हैं। देखो चित्र में से ओ ए एन इज इक्वल टू एंगल एन ए बी, ये कौन से? परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये पहली समीकरण है। कोण ओ ए एन एन ए बी के बराबर है। दूसरा लो, कोण ओ ए एन किसके बराबर है? कोण एफ सी ए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती हुई जाती है तो ये कोण बराबर होते हैं। ये कोण आई है, ये वाला कोण भी आई है। फिर एंगल एन ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल एफ ए सी। ये एक दूसरे के विपरीत है, जिसे वर्टिकली अपोजिट कोण कहते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। तीसरा, अब समीकरण 1, 2 व 3 से यहां ओ एन किसके बराबर है? एन ए बी के बराबर है। यहां ओ एन किसके बराबर है? एफ सी ए के बराबर है। और यहां पे एन ए बी किसके बराबर है? एफ ए सी के बराबर है। तो ओ एन एन ए बी बराबर है, तो एफ सी ए कोण एफ ए सी के बराबर हो जाएगा। एफ सी ए इज इक्वल टू कोण एफ ए सी। जब ये बराबर हो गए कोण एफ ए सी एफ सी ए बराबर हो गए, आमने सामने के कोण बराबर है, तो भुजाएं भी बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा? ए एफ
इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि इसलिए दर्पण का द्वारक छोटा है, तो जो AF है उसको क्या लिख देंगे हम, PF लिख देंगे। AF को क्या लिख देंगे, PF लिख देंगे। तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 4 से हमारा PF किसके बराबर हो जाएगा, FC के बराबर हो जाएगा। ये PF FC के बराबर हो गया, क्योंकि जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो A बिंदु P बिंदु के बहुत पास हो जाएगा, तो AF को हम क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। अब PF कितना हो जाएगा, PC/2, आधा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये आधा हो जाएगा। ये दूरी कितनी होगी, F, ये वाली दूरी कितनी होगी, R। ठीक है, ये कौन समझाने के लिए बताया था आपको, ठीक है। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, R/2। तो क्या है, आपका उत्तल दर्पण हो चाहे आपका अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अब हम दर्पण सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। क्या होता है दर्पण सूत्र, फोकस दूरी, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी के बीच में एक संबंध को क्या कहते हैं, हमको क्या संबंध कहलाता है, वो संबंध कहलाता है हमारा दर्पण सूत्र। फोकस दूरी, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब के दूरी के बीच का संबंध क्या कहलाता है, आपका कहलाता है दर्पण सूत्र कहलाता है, दर्पण सूत्र। फर्स्ट केस किसके लिए दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फोकस दूरी है, ये वस्तु दूरी है, और ये प्रतिबिंब दूरी है, और ये वस्तु दूरी है। और सब दूरियां कहां से मापी जाती है, ध्रुव से। तो उसमें पहला केस ले रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। हम अवतल दर्पण देखो, ये एक अवतल दर्पण है हमारा, इसके बाह्य भाग में क्या होती है, पॉलिश होती है। हमने एक वस्तु को रखा, ये वस्तु है O', प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई, कहां से जाएगी, फोकस से गई। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, दर्पण पे आपतित हुई, जैसे आई वैसे वापस चली गई। यहां क्या बनता है, प्रतिबिंब बना, I'। ये क्या है, C। ये क्या है, F। ये A बिंदु है, यहां से एक लंब डाला N, और ये एक बिंदु क्या है, P, ध्रुव। दूरी देखो, ये वस्तु की दूरी है, सबसे पहले फोकस दूरी -f। क्यों -f लिया, चिन्ह प्रणाली के अकॉर्डिंग ध्रुव के लेफ्ट साइड मतलब बाएं हाथ की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। PI -v, PC -2f, R इज इक्वल टू, और ये PO -u। ये सारी दूरी कहां से ली जा रही है, ध्रुव से लेके जा रही है। देखो, त्रिभुज O'C और II'C समरूप होंगे, इनके देखो ये वाले कोण बराबर है, ये समरूप होंगे। तो त्रिभुज O'C तथा त्रिभुज II'C ये कैसे है, समरूप है। तो समरूप है तो क्या होगा, O' बटे II', वस्तु पिन की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई CO/CI, O' अपॉन II',
CO अपॉन CI, समीकरण प्रथम। देखो जब दो त्रिभुजों को तुलना करते हैं जो समरूप है, O डैश लिया, जो लंब ऊंचाई थी ये IA डैश आ गया, ये OC हो गया और ये CI हो। त्रिभुज ANF तथा त्रिभुज I डैश F, ये भी समरूप होंगे। ये वाला त्रिभुज ANF, ये वाला, और इसके अपोजिट यहां पे आ रहा I डैश F वाला। तो क्या हो जाएगा ये AN अपॉन I डैश NF अपॉन FI, समीकरण 2। अब यहां चित्र से देखो O डैश का मान AN के बराबर है। यहां O डैश किसके बराबर है? AN के बराबर है। दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए ये N बिंदु P बिंदु के बहुत पास होगा। तो NP को क्या लिखूंगा मैं? NF को क्या लिखूंगा मैं? PF। NF को क्या लिखूंगा मैं? PF, समीकरण 2 से। अब मेरे पास क्या होगा समीकरण 2 से? O डैश अपॉन I डैश PF अपॉन FI, समीकरण 3। समीकरण 1 और 3 की तुलना करते हैं तो दोनों साइड में O डैश I डैश आ रहा है, समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से। यहां देखो CO अपॉन CI इज इक्वल टू PF अपॉन FI, समीकरण 4। अब CO का मान कैसे निकालेंगे? हमारे पास CO PO माइनस PC, इस भाग CO का मान निकालना है, PO में से PC माइनस कर दे। कितना होगा? PO माइनस U, PC माइनस 2F माइनस U प्लस 2F, CO। CI देखिए, CI PC माइनस PI, PC माइनस 2F माइनस V माइनस 2F प्लस V, PF माइनस F के बराबर है। FI PI माइनस PF, PI कितना है? माइनस V माइनस F। तो आपके पास FI कितना आ गया? माइनस V प्लस F, और PF किसके बराबर है? माइनस F के, समीकरण 4 से। CO की जगह क्या हुआ? माइनस U प्लस 2F, CI कितना है? माइनस 2F प्लस V इज इक्वल टू PF माइनस F माइनस V प्लस F। गुणा कर देंगे, गुणा करने पे क्या हो जाएगा? माइनस U प्लस 2F माइनस V प्लस F इज इक्वल टू माइनस 2F प्लस V माइनस F। तो ये क्या हो जाएगा? UV माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस UF माइनस 2FV प्लस 2F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस FV। 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट गया, UV माइनस FV प्लस 2FV प्लस UF। तो क्या बच गया? ये बच गया FV प्लस UF,
UVF से भाग करने पर UV अपॉन UVF FV अपॉन UVF UF अपॉन UVF। तो क्या आ जाएगा यहां पे, UV से UV कट गया, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। इस तरह हमने दर्पण सूत्र की क्या कर ला, निगमन कर लिया। अब हम किसके लिए करेंगे इसका, अब हम करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। किसके, इसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण कैसी प्रतिबिंब बनाता है, सदैव छोटा, दर्पण के पीछे आभासी। इसलिए कहां पे यूज होता है, ये यूज होता है गाड़ियों के साइड व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर कहते हैं ना, जिससे पीछे का देखा जाता है, कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही वो देखी जाती है, वो रियर व्यू मिरर में इसको यूज करते हैं। ठीक है साहब। तो एक ऐसा दर्पण जो सदैव आभासी छोटा प्रतिबिंब बनाता है, क्या कहलाता है वो कहलाता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण। सेकंड केस, उत्तल दर्पण। देखिए ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, अंदर के भाग में पॉलिश की गई है, ये मुख्य अक्ष होगी। आपने एक वस्तु रखी, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और क्या हुई, परावर्तित हो गई। एक प्रकाश की किरण हमने दर्पण के पृष्ठ पर लंबवत आपतित करी, वो कहां मिलेगी, वक्ता केंद्र पे मिलेगी। इसको पीछे मिलाया, ये कहां मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, और यहां पे आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया आई डैश। ये क्या आपका वस्तु ओ डैश, ये ए पॉइंट, यहां से एक लंब डाला N, और ये कौन सा बिंदु, P बिंदु। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई OA, परावर्तन के पश्चात इधर को चली गई B की दिशा में। एक प्रकाश की किरण दर्पण पे अभिलंबत आपतित हुई, वापिस लौट आई, पर पीछे मिलाएंगे कहां मिलेगी, वक्ता केंद्र पे। इस प्रकाश की किरण को पीछे मिलाने पे कहां जाएगी, फोकस पे। ए से एक लंब डाला N, AN। अब देखो त्रिभुज OO' तथा त्रिभुज II' OO' और II' दोनों में कोण समान है, ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जब त्रिभुज समरूप है तो उसी तरह से करेंगे, O' अपॉन II' इज इक्वल टू CO अपॉन CI, फर्स्ट इक्वेशन। फिर त्रिभुज लेंगे ANF तथा II' समरूप है, ANF तथा II' क्या है, समरूप है। ANF तथा त्रिभुज II' समरूप है, तो क्या हो जाएगा, AN अपॉन II', AN अपॉन II', NF अपॉन IF, NF अपॉन IF। चित्र में देखते हैं, यहां AN किसके बराबर है, O' के बराबर है। क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटे होने से N बिंदु P बिंदु के बहुत पास आ जाएगा, तो NF को हम क्या लिखेंगे, PF लिखेंगे।
तो समीकरण 2 में क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से क्या होगा हमारे पास? ये हो जाएगा ए एन एफ की जगह ए एन की जगह ओ डैश अपॉन आई आई डैश, और ये हो जाएगा पी एफ अपॉन आई एफ, समीकरण 3। अब समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 में लेफ्ट साइड दोनों ओ डैश अपॉन आई आई डैश है, इसलिए क्या हो जाएगा? सीओ अपॉन सी आई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आई एफ, समीकरण 4। अब सीओ का हम अब ये दूरी देखते हैं, ये दूरी कितनी होगी? माइनस यू। ये पी एफ वाली दूरी कितनी होगी? पी आई वाली दूरी वी, पी एफ वाली दूरी एफ, और पी सी वाली दूरी 2f। जो दूरी राइट साइड होती है ध्रुव के वो क्या होती है? धनात्मक होती है, और लेफ्ट साइड वाली दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो सीओ कैसे निकालूंगा मैं? पीओ प्लस पीसी माइनस यू प्लस 2f। सीआई कैसे निकालूंगा? पीसी माइनस पी आई 2f माइनस वी। मैं आई एफ कैसे निकालूंगा? पी एफ माइनस पी आई एफ माइनस वी, और पी एफ मेरा यहां पे क्या है? एफ है। तो क्या हो जाएगा यहां पे? समीकरण 4 से, जब मैं समीकरण 4 से लूंगा तो मेरे पास सीओ की वैल्यू कितनी है? माइनस यू प्लस 2f, 2f माइनस वी पी एफ, एफ अपॉन एफ माइनस वी। अब गुणा कर देंगे, माइनस यू प्लस 2f, एफ माइनस वी इज इक्वल टू एफ 2f माइनस वी। गुणा करके क्या हो जाएगा? माइनस यू एफ प्लस यू वी माइनस 2f वी, सॉरी प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2f वी इज इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस एफ वी। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा तो यू वी कितना हो जाएगा? ये राइट साइड में चला जाएगा, यू एफ प्लस 2f वी माइनस एफ वी। तो क्या आ जाएगा? यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस एफ वी, समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 को यूवीएफ से भाग करने पर, भाग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यूवी अपॉन यूवीएफ, यूएफ अपॉन यूवीएफ, एफ वी अपॉन यूवीएफ। तो ये जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका दर्पण सूत्र मिला। क्या हमने उत्तल के लिए किया, उत्तल दर्पण के लिए, चाहे हमने अवतल दर्पण के लिए, हमारा सूत्र क्या आया? एक समान आया। अब हम रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र की गणना करेंगे। रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि प्रतिबिंब ज्यादा बड़ा बनता है तो रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज्यादा होता है। यदि प्रतिबिंब छोटा बनता है तो रेखीय आवर्धन का मान 1 से क्या होता है? कम होता है। बिल्कुल साधारण भाषा में इसे कहते हैं किसका मतलब, किसकी ऊंचाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई
के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन m। तो रेखीय आवर्धन m क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यहां पे हमारे पास एक अवतल दर्पण लिया। अवतल दर्पण का प्रयोग ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। एक वस्तु रखी ओ डैश, प्रकाश की किरण क्या आई? मुख्य अक्ष से समानांतर आई। जब ये मुख्य अक्ष के समानांतर आई तो कहां से पास होगी? ये पास हो जाएगी फोकस से। एक प्रकाश की किरण ध्रुव पे लाए, जितने कोण पे आपतित हुई उतने कोण पे परावर्तित हो गई। ऐसे आई और ऐसे निकल गई। जहां पे दोनों मिली वहां क्या बन गया? प्रतिबिंब आई डैश। ये ऊंचाई कैसे होगी? y1 घनात्मक। ये वाली ऊंचाई कैसे होगी? -y2। ये दूरी क्या होगी? -u। अब वस्तु की दूरी -v। चिन्ह प्रणाली से, तो चित्र से, डायग्राम से देखा, त्रिभुज o डैश p तथा त्रिभुज i डैश p में समरूप है। o डैश p और i डैश p समान कोण बना रहे हैं, समरूप हो गए। तो क्या करेंगे? i डैश अपॉन o डैश pi अपॉन po। i डैश -y2 y1 pi माइनस v माइनस u। तो ये क्या आ गया? y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू -v अपॉन u। m किसके बराबर है? m है y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू -v अपॉन -u। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु दूरी, ये प्रतिबिंब दूरी। अब अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना रही है वस्तु, कैसा प्रतिबिंब बना रही है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो m क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जिसे घनात्मक कहते हैं, पॉजिटिव। यदि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब के लिए m क्या होगा? ऋणात्मक होगा। m का मान ऋणात्मक होगा, या m का मान क्या है? घनात्मक है। तो ये न्यूमेरिकल में यूज होगा कि एक दर्पण 4 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। कैसे बना रहा है? 4 गुना वास्तविक प्रतिबिंब। तो 4 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, तो m क्या हो जाएगा? +4। वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा तो m क्या होगा? घनात्मक होगा। वो कहेगा जो रेखीय आवर्धन है 1/2 है और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो कितना हो जाएगा? -1/2। बच्चों, जैसा मैं आपसे शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत सरल और साधारण भाषा में भौतिकी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूं बेटा, और आपको, कुछ बच्चों को तो बहुत पसंद भी आ रही है, आप लोगों को भी शायद एंजॉय कर रहे हो। तो बेटे देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक तो बनता है बेटा, और शेयर भी कीजिए उन बच्चों से जो बच्चे, जैसे आपको समझ में आ रहा है, हो सकता है आपके दोस्त यार जो प्रॉब्लम में हो उनको भी समझ में आ जाए। मेरे चैनल को तो आपने अधिकतर लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा प्रॉमिस है कि कक्षा 12 की जो भौतिकी है वो साधारण और सरल भाषा में इसी तरह मैं वीडियो बना के बेटे आपको प्रस्तुत करता रहूंगा और आपकी भौतिकी को आसान बनाता रहूंगा। धन्यवाद।